नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और रोज की तरह हम कई सारी राजनीतिक खबरों की पड़ताल आज आपके सामने करेंगे। और पहले उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक खबर की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर जूते चप्पल पर जब बात आती है तो कहानी खत्म होती है, लेकिन राजनीति में यहां से बात शुरू होती है। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले यूपी में किस कदर माहौल गर्म है, इसकी तस्वीर आज एक लखनऊ में देखने को मिली। समाजवादी पार्टी का ओबीसी सम्मेलन चल रहा है और इस कार्यक्रम में मौजूद स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की कोशिश हुई। जूता फेंकने वाले शख्स का नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है। यह शख्स यहां पर वकील के कपड़े पहनकर पहुंचा था। भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया और फिर इसकी जमकर पिटाई कर दी और फिर बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आप देख सकते हैं कैसे कार्यकर्ताओं की गुस्से से इसे बचाने के लिए कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो इसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में खूब गुस्सा है और इससे पहले कि पुलिस उसे छुड़ा पाती उसकी अच्छी खासी पिटाई भी हो गई। और इसके पहले आपको याद होगा कल बीजेपी के नेता जो घोसी से उपचुनाव लड़ रहे हैं, दारा सिंह चौहान, बड़े नेता हैं, उनके ऊपर किसी ने स्याही फेंक दी थी। अब वो स्याही फेंकने वाला भी पकड़ा गया है, उसकी कहानी भी अभी आपको बताते हैं। लेकिन क्या हुआ ये अचानक उत्तर प्रदेश में, कहीं जूता, कहीं स्याही, कहीं कालिख पोतने की कोशिश, कहीं मार पिटाई, ये सब क्या हो रहा है और ये क्या आपको आने वाले चुनाव से पहले की तपिश वो महसूस हो रही है। तो देख रहे हैं आप, दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये वो शख्स है जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता चलाने की कोशिश की थी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में। हालांकि ये बाद में पकड़ा गया, लेकिन उससे पहले इसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी गई थी। पुलिस मौके पर मौजूद थी, इस वजह से शख्स और ज्यादा चोटिल होने से बच गया। अब सोचिए, समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हो, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में जाहिर है वहीं के उसी पार्टी के सारे कार्यकर्ता होंगे, वहां लोगों के बीच जाकर ऐसी हिमाकत करना तो ये कोई क्यों करेगा। अब इसकी स्वामी प्रसाद मौर्य से ऐसी क्या नाराजगी हो सकती है। या आमतौर पर ऐसा भी देखने में आता है कि कोई राजनीतिक दल जो होता है, आपका प्रतिद्वंदी दल जो होता है, उसका कोई कार्यकर्ता आकर के ऐसी कोशिश कर लेता है सिर्फ नजरों में आने के लिए। दारा सिंह चौहान और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरह मौजूद है हमारे साथ। हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं विजय त्रिवेदी जी। विजय जी, बहुत स्वागत एक बार फिर आपका। और भावेश झा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भावेश झा चुनाव विश्लेषक भी हैं, भावेश झा सिफोलॉजिस्ट भी हैं। तो पहले हर्षवर्धन जी, आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये देखिए, क्यों हो रहा है, ये तो एक लाइन की बात है कि चुनाव हो रहा है और चुनाव नज़दीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा दूसरी तरह से देखता हूँ और ये कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे नेता कई बार इस तरह के व्यवहार के योग्य हो जाते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि किसी के प्रति ऐसे कहना, लेकिन आप जब बार बार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ बेईमानी करते हैं, या आप दोनों के लिए कह रहे हैं ना? दोनों के लिए कह रहा हूँ, दारा सिंह चौहान और स्वामी मौर्य दोनों के लिए कह रहा हूँ। जब बार बार आप सोचते हैं कि जो आपके पीछे खड़ा है, आप एक तो कहते हैं, सबसे पहले तो आप कहते हैं कि आप अपनी जाति के नेता हैं और उसी जाति को लेकर कभी आप किसी को गाली देते हैं, फिर किसी के साथ खड़े हो जाते हैं। अब कौन उसमें, किसके मन में वो बात गहरे बैठ जाए, किसको बुरा लग जाए। अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, आरोप लगेगा, किसी ने स्याही फेंकवा दी, किसी ने जूता फेंकवा दिया, लेकिन आमतौर पर ये जो गुस्सा होता है ना, ये आपकी बेईमानी की वजह से होता है। जो नेता बेईमानी करता है उसकी वजह से होता है। तो मूल तो वो बात है, लेकिन हो क्यों रहा है, इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और आगे भी चुनावी माहौल आगे के लिए गर्म हो चुका है। तो आपने जब कहा कि ऐसे नेता कई बार पात्र हो जाते हैं ऐसे बर्ताव के, तो इन दोनों नेताओं ने ऐसा क्या गुनाह किया, ये भी बताइए फिर। अब देखिए, गुनाह की अगर बात करें तो राजनीति में तो कोई गुनाह नहीं होता है। आप जिसको कहते हैं ना कि गंगा में खड़े होकर आप किसी की शपथ ले लें और उसके बाद फिर दूसरी बार फिर से नई शपथ ले लेंगे, लेकिन यहां पर आप कहते हैं एक जाति को गाली देते हैं। इन दोनों नेताओं के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एक जाति, दो जाति को आप गाली देते हैं, उसके बाद उसी के साथ बैठ जाते हैं। एक पार्टी को आप कहते हैं कि ये पार्टी पिछड़ों, दलितों, सामाजिक वर्ग के लोगों को सबका बड़ा बुरा कर रही, फिर उसी के साथ जाके बैठ जाते हैं। बार बार जब आप ये करते हैं तो शायद आपके साथ जो खड़े लोग होते हैं उनमें से किसी को ये बहुत बुरा लगता है, तब आप उसके पात्र हो जाते हैं। वैसे तो ये कुपात्र कहना ठीक रहेगा, लेकिन पात्र हो जाते हैं। देखिए, अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य की आप हिस्ट्री निकाल करके देखिए तो आज भी इनकी बेटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं
बीजेपी में ये मंत्री थे, बीजेपी की सरकार में, इसी योगी सरकार में ये मंत्री थे, चुनाव से पहले छोड़ करके चले गए, उनको दिशा भ्रम हो गया था, उनको लगा कि हवा कहीं और बह रही है। इसके अलावा इनकी शुरुआत बसपा से हुई थी। मैं कहीं भूल जाऊं तो कोई पुरानी हिस्ट्री तो याद दिला दीजिएगा मुझे बसपा से याद आ रही है। बसपा से इन्होंने शुरू किया, बसपा के बाद ये समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, और कमाल की बात कि ये वो नेता हैं जिन्होंने अपशब्द के मामले में कोई मर्यादा छोड़ी नहीं। दारा सिंह चौहान बसपा से शुरुआत किया, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी और फिर भाजपा। और कमाल की बात यह कि इनको भाजपा ने अपना पिछड़ा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था, फिर भी ये चले गए थे। और इन दोनों की चिट्ठी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, उस चिट्ठी की वर्डिंग एक थी, लग रहा था एक जगह से टाइप होके आया, इन्होंने बस अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसमें बस यही था कि गरीब, दलित, पिछड़े, जिनके भी आपको नाम याद आए ऐसे राजनीतिक मौके पर, उन सब का बड़ा दोहन हो रहा है, दमन हो रहा है, इसलिए हम छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, वैसे तो किसी के ऊपर भी स्याही फेंकना, कालिख पोतना, चेहरे पर कहीं जूता चप्पल फेंकने की कोई कोशिश करता है तो इसकी कोई जगह तो राजनीति में नहीं है, तो ये तो हम साफ साफ कहेंगे। लेकिन जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा, हमारे देश में तो खास तौर पर राजनीतिक पार्टियों में लोग बड़े भावना के साथ जुड़ते हैं और कार्यकर्ता की बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं अपने नेता से। लेकिन जब वो इस तरीके से अपना रुख बदलता है, इस तरीके से अपनी एफिलिएशन बार बार बदलता है, तो फिर वो भी सोचता है कि भाई आखिर ये हमारे नेताजी हैं किस ठौर, मतलब हम, और ये नहीं है कहीं तो हम कहां हैं। हो सकता है कि ये वैसा ही कोई मामला हो। अब जूते चप्पल की कहानी तो हमारे यहाँ खैर बहुत पुरानी है, बड़े बड़े नेताओं पर जूते चप्पल फेंके गए। याद आ रहा है पी चिदम्बरम जी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने जूता उछाल दिया था। कांग्रेस ओबामा वहीं से हिट हुआ ये प्रयोग, वहीं से प्रयोग शुरू हुआ। लेकिन यूपी के कॉन्टेक्स्ट में हर्षवर्धन जी ने जो बात कही ना कि बेईमानी, वो मैं उसे चारित्रिक बेईमानी कहता हूँ। और हर्षवर्धन जी को मैं बधाई देता हूँ कि उनको इतना याद है, दोनों नेताओं को भी याद नहीं होगा कि वो किस किस पार्टी में कब कब रहे हैं। तो उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री और जो जर्नी है उसको याद करना, उससे क्या होता है, एक तो क्या है, हमारे जो नेता हैं जो खास तौर से जाति से जुड़े हुए नेता हैं, एक खास कम्युनिटी से जुड़े हुए नेता हैं, वो अपने वोटर को बंधक समझते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं कि वो आज इस पार्टी में रहेंगे, फिर कल दूसरी पार्टी में जाएंगे, आज इसको गाली देंगे, फिर कल उसमें चले जाएंगे, और वो समझते हैं कि उनका जो वोटर है वो उनके साथ साथ चलता रहेगा। वोटर की दुविधा क्या होती है कि वो जब ज़मीन पर रहता है तो कल किसी एक पार्टी के साथ था तो वो दूसरी पार्टी के साथ झगड़ा हो जाता है उसका ज़मीन पर, वो केवल भावना में जाकर, मतलब वो केवल ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में चल रहा है, वो नाराज़ हो जाएगा कि भाई आप इस पार्टी के, और दूसरे दिन देखता है जिससे झगड़ा किया उसी पार्टी में नेताजी चले गए। तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन लगातार उसमें बढ़ता जाता है, और कई बार उसको लगता है कि भाई ये बात कल कुछ कर रहे थे जिसकी वजह से मैं यहाँ आया था, आज दूसरी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमेशा अपनी कुर्सी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने सीट के लिए, टिकट के लिए तमाम कोशिशें करते हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स में चारित्रिक बेईमानी जो आई है ना, उसका नतीजा ये है। कई बार तो लोग समझते हैं कि इससे फायदा भी हो रहा है कि भाई कर लेंगे, जैसे अभी मैं वो नेता तो अपने फायदे के लिए कर रहा है, वो तो अपने फायदे के लिए कर रहा है और उसका कोई नुकसान नहीं होता। शाही फेंकने वाला एक को मैंने देखा था कि आपके कांग्रेस के दफ्तर में जिसको शाही फेंकी गई वो फिर दिल्ली विधानसभा में विधायक हो गए। तो इसलिए कभी कोई नेता का नुकसान होता हो इससे नहीं होता, बल्कि वो जो कार्यकर्ता उसी का होता है। और मैं दारा सिंह जी के लिए, मुझे पता नहीं वो सच है कि गलत है, लेकिन जिसने स्याही फेंकी वो जो बोल रहा है कि भाई उसको कहा गया करके बीजेपी ने फिकवाई। अब इस सब बात का भी कोई मायने नहीं है, लेकिन ये बेसिक चरित्र की बात है, और वो पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, कोई चरित्र की बात उस तरह से नहीं कि आपका पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं। पहले हम बात करते थे विचारधारा की पार्टियां होती हैं, अब विचारधारा की पार्टी है ही नहीं, अब तो सबके सब लोग भीष्म हैं हमारे यहाँ पर। महाभारत के बाद अब हिंदुस्तान की राजनीति में सब राजनेता जो है ना भीष्म है, वो सिंहासन की कुर्सी के साथ खड़े रहते हैं। अब जहां पिछड़ों की इतनी बात हो रही है तो आपको बता दें कि आज एक और बड़ा अवसर भी है, एक और बड़ा दिन भी है। कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यूपी के और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, और यूपी में तो एक किस्म से सरकार जब उनकी बनी तो बीजेपी को स्थापित करने वाले एक मायने में आप कल्याण सिंह उनको कह सकते हैं। आज कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है, दूसरी पुण्यतिथि, और अलीगढ़ जो जहां से वो थे वहां पर आज एक बड़ा समारोह आयोजित किया जा रहा है, और बीजेपी ने इसको नाम दिया है हिंदू गौरव दिवस। अलीगढ़ पहुंचने वालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्र के और राज्य के मिलाकर के 30 से ज्यादा मंत्री उस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो यह आपको एक सेंस देगा कि भारतीय जनता पार्टी आज के इस दिन को कितना बड़ा अवसर या कितना बड़ा दिन जो है वो बनाना चाहती है, अपनी एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को, और हिंदू गौरव दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। इसी के बहाने 2024 पर भी एक निगाह भारतीय जनता पार्टी की है,
और जिस जाति से कल्याण सिंह आते थे वो लोध जाति है, और वहां 6 सीटों पर लोकसभा की कम से कम लोध वोटर का एक प्रभाव भी है। इसके साथ साथ वेस्टर्न यूपी में लोध राजपूत वोटरों को साधने की कोशिश है, और जो ये खासतौर पर अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा, कासगंज, ये जो बेल्ट है, यहां पर खास तौर पर उनका एक अच्छा खासा प्रभाव था। लेकिन यह एक मौका भी है कि आप आज 2024 की राजनीति जिस चश्मे से करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उस पर भी बात करें। और इसके साथ साथ अभी हमने दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की है, तो जो मुख्य प्रतिद्वंदी है या विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, वो क्या लकीर लेकर के चल रही है और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी किस लाइन पर आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो पहले कल्याण सिंह जी की बात, खैर बहुत बड़े नेता थे कल्याण सिंह जी, और अब उनको जो सम्मान, जो श्रद्धांजलि दे रही है बीजेपी, उसको भी एक बड़े कार्यक्रम का स्वरूप जो है वो दिया गया है। लेकिन कल्याण सिंह की आपकी नजर में कल्याण सिंह हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, ओबीसी पोस्टर बॉय हैं? देखिए, कल्याण सिंह अगर हम कहते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी की आज की राजनीति के उस दौर के नेता, यानी जिसको हम कहें कि बहुत पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया था, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध ब्राह्मण बनिया पार्टी थी, उस समय में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और एक समय में कहा जा रहा था कि अटल आडवाणी के बाद ये सबसे बड़े नेता हैं। एक जिद थी, मतलब बहुत, जिसको कहें कि ऐसा कोई अहंकार का भी मसला नहीं था, उसकी वजह से कल्याण सिंह की पार्टी से दूरी हुई, और बाद में तो इतनी अदावत हो गई कि वो मुलायम सिंह के साथ चले गए। बाद में उसका अफसोस भी उन्हें हुआ, लौट कर वो आए। लेकिन कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ी जातियों में सर्वमान्य बनाने वाले नेता, हिंदुत्व के साथ यूपी में जिस आज यूपी योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उसको उस वक्त स्थापित करने वाले, आज जैसे हम ये अतीक, मुख्तार, इन सब की बात कर रहे हैं, ऐसे ही उस दौर में गोरखपुर का वो माफिया हुआ करता था, श्री प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे, उनको यहीं गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर में मारा था। उस समय अगर आपको याद हो, जितने अपराधी थे वो सब अपना जिला छोड़ के भागने की स्थिति में आ गए थे। पिछड़ी जातियों में यह स्थिति बन गई थी कि उनको लगता था कि हमारी सरकार आ गई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कल्याण सिंह थे, ओम प्रकाश सिंह जैसे नेता थे जो मिर्जापुर के, और मतलब पूरे प्रदेश में एक अलग तरीके से भाजपा दिखने लगी थी। और जो सबसे अच्छी बात थी कि उसके ऊपर हिंदुत्व की छतरी थी। जब वो गए तो उन्होंने, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, उन्होंने कहा कि एकदम धरदीनी चदरिया, एकदम इसमें कोई दाग नहीं है, वो ये कहते हुए तब गए। वो कल्याण सिंह थे, और कहा जाता था कि कल्याण सिंह जाएंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। लेकिन वहां यह भी समझ में आया कि कल्याण सिंह जब यहां से निकल कर गए, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई, तो उस तरह से वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए, और जो नुकसान करना था वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के कर दिया। तो एक तरह से कहें कि पार्टी के एक ऐसे नेता जिनकी बहुत बड़ी छवि थी, लार्जर देन लाइफ थी, और शायद वो टिक गए होते तो भाजपा और पहले थोड़ा बेहतर उत्तर प्रदेश में हो चुकी। अब जो बात आपने उनकी पूरी जर्नी हमें याद कराई कल्याण सिंह की, अब सोचिए कोई और ऐसा नेता हो जो कभी पार्टी छोड़ करके गया हो, इतना बड़ा नेता, और उसके बाद वापस आया हो, और उनको उनके जीवन अवसान के बाद इतना सम्मान दे रही हो पार्टी जी, कि उनके नाम पर एक आज हिंदू गौरव दिवस बनाया जा रहा है। इसका मतलब कल्याण सिंह बड़े इंपॉर्टेंट हैं बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स यूपी में। बिल्कुल, कल्याण सिंह इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में। जैसे त्रिपाठी जी ने इस बात का जिक्र किया कि कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के वो पहले नेता हैं जिसने उनकी इमेज को बदलने में काम में लिया। जो अपर कास्ट की ब्राह्मणों की जो पार्टी थी, ब्राह्मण बनिया, उसमें एक ओबीसी के तौर पर बड़ा लीडर, और ओबीसी के साथ साथ हिंदुत्व का भी लीडर हो। और अभी हम जब पिछले बाबरी विध्वंस के समय, हाँ, बाबरी विध्वंस, इसीलिए मैं बाबरी विध्वंस का जिक्र कर रहा हूँ कि अभी हम पॉलिटिकल बेईमानी की बात कर रहे थे। राजनीतिक चरित्र में एक राजनीतिक चरित्र की ईमानदारी कल्याण सिंह के साथ थी, जो नहीं होती कि वो मुख्यमंत्री थे और बाबरी मस्जिद पर कार सेवा के दौरान जब गोली चलाने की बात हुई और गोली चलाने के लिए उन्होंने मना कर दिया, ये तो ठीक है, मना कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकारा। नहीं तो ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर या पॉलिटिकल लीडर अफसरों पर ही डालते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा है गोली नहीं चलेगी, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो ये भी एक पॉलिटिकल ईमानदारी की बात है और ताकत की बात है। इसके लिए मैं समझता हूं कि ऐसे लीडर्स का एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। ओबीसी लीडर सबसे मजबूत रहे, शायद यही एक बड़ी वजह रही कि उसका नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ा, कि पार्टी छोड़कर भी जाना पड़ा। और वाजपेयी जी, जिनके लिए वो सबसे प्रिय होते थे, वाजपेयी जी, उनके लिए जब वो सरकार में थे, और आपको याद हो कि विधानसभा में उनकी सरकार चली गई बीएसपी के समर्थन के बाद, और वो तो वाजपेयी जी खुद राष्ट्रपति भवन पर धरना देने बैठे थे, लेकिन उन्हीं के साथ अदावत हुई और पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। फिर मुलायम सिंह के साथ भी चले गए, जो
जिनके लिए कहा जाता था कि कार सेवकों पर गोली चलाई है, और उसके बाद फिर से वापसी हुई है कल्याण सिंह की। तो ये वापसी जो है, दो चीज़ें, उनके साथ छोड़कर जाना और उसके बाद वापसी इतने सह सम्मान के साथ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। पार्टी में बहुत सारे लोग गए, फिर आ भी गए। अभी आपके कर्नाटक में येदियुरप्पा साहब भी वापस आए, उमा भारती जी भी गईं और आईं। ये बात बार बार होती रही। इसमें एक छोटी सी बात जोड़ दूं कि ये सवाल बार बार उठता रहा कि पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जो सब कुछ हुआ है, क्या ओबीसी लीडर्स को एक्सेप्ट करने या समरसता की आदत नहीं है? क्योंकि जितने बड़ा हो जाता है जैसे ही ओबीसी लीडर, उसकी एक्सेप्टेंस को लेकर छटपटाहट शुरू होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मैं ओबीसी लीडर्स में नहीं शामिल करता। वो तो पूरी पार्टी से नहीं, मैं तो आज के इस पूरे दिन की और बीजेपी की इस कार्यक्रम की केवल इसको 2024 यूपी के बिल्कुल तो वो उसी रेफरेंस में है कि ओबीसी के लिए और हिंदुत्व दोनों के लिए वो इतना बड़ा वो है। नहीं, सिर्फ यूपी के लिहाज से नहीं सौरभ जी, इसको आप पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिहाज से देखिए। और कल्याण सिंह प्रतीकात्मक तौर पर उनको सजा दी गई थी अदालत से, उनकी सरकार गई, 3 और राज्यों की सरकार गई, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने किया। लेकिन आज सोचिए कि राम मंदिर बनने जा रहा है, 2024 की तैयारी हो रही है, कल्याण सिंह का चेहरा खड़ा है, पिछड़ी जाति का इतना बड़ा नेता नहीं, आज से नहीं 1991 से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर है। उस पिछड़ी जाति के लोगों को संदेश देने का इससे बेहतर जरिया क्या होगा? और वहां अमित शाह खड़े होकर कहेंगे कि बाबूजी की पुण्यतिथि में हम आए, ये कहेंगे जब वो, तो सीधे सीधे वो कनेक्ट होगा और उसका राजनीतिक लाभ मतदान स्थल पर मिलता है। तो अब भावेश, आप तो चुनाव समझते हैं हर दृष्टि से, आंकड़ों की बात भी आपसे करते हैं। कल्याण सिंह हमारे सामने है, सीधे सीधे ओबीसी प्लस, जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, पकड़े हुए हिंदुत्व की छतरी। दूसरी ओर अखिलेश यादव आज भी बात करते हैं पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उनको यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रयास कर ले, लेकिन वो जो अमेलगमेशन वो बनाना चाहती है वो मुमकिन नहीं है, और वो छिटक करके और कहीं जा नहीं सकता, आएगा उन्हीं के पास। देखिए, यूपी और बिहार दोनों के एक परिप्रेक्ष्य में देखिए तो यूपी और बिहार में फिलहाल जो लड़ाई है, पिछले 10 साल की पॉलिटिक्स आप देखिए तो वहाँ पे लड़ाई अगड़ा वर्सेस पिछड़ा नहीं है, वहाँ पे लड़ाई अब है पिछड़ा वर्सेस पिछड़ा का ही लड़ाई है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। बिहार में 2007-8 में नीतीश कुमार जी ने एक कमीशन बनाया था, बंदोपाध्याय कमेटी, वो भूमि सुधार को लेके था। तो उस कमेटी का के रिपोर्ट में जो एक बात थी कि बिहार में, अच्छा एक सेकंड भावेश रुकिएगा, अब इस तस्वीर का हम इंतजार कर रहे थे, अब आइए ये तस्वीर देखिए। कल्याण सिंह जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हुए हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर हैं, और उनके साथ उनकी सरकार के कई और मंत्री वो वहां पर मौजूद हैं। कल्याण सिंह जी को आदर से, स्नेह से सब लोग बाबूजी कहते थे। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अलीगढ़ की तस्वीर है। ब्रजेश पाठक पूरी सरकार है, उनके गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, जहाँ से जाना जाता था विशेष तौर पर, जहाँ से आते थे कल्याण सिंह। अतरौली से, अतरौली है, अतरौली अलीगढ़ में, अलीगढ़ में अतरौली, वहीं की तस्वीर जो है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। वही एक तस्वीर ये समअप कर देती है भारतीय जनता पार्टी का सारा प्रयास जो कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रहा है खास तौर पर। बिल्कुल। देखिए, मैं जो अपनी कहानी कंटिन्यू करता हूँ तो बिहार की जो स्थिति थी उसमें ये था कि लगभग 30% जो जमीन का जो आदान प्रदान था सिर्फ 2 जातियों के बीच हुआ था, यादव और कुर्मी। सेम सिचुएशन यूपी में है। यूपी में आप देखिए, पिछले जो बीजेपी से पहले जो मायावती की सरकार थी या समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, उसमें सिर्फ 2 कास्ट का बोलबाला था। उसी पिन पॉइंट को बीजेपी ने पकड़ा और आप देखेंगे 2014 के बाद से बीजेपी की राजनीति वहाँ पे रही है ओबीसी माइनस सपा और दलित माइनस जाटव। उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स करती है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले यूपी में जो भी इलेक्टोरल गेन होता था उसमें ये होता कि कोई पार्टी 26-27% वोट मिल जाती थी तो एक स्विंग कर जाता था स्टेट में, लेकिन बीजेपी ने वहाँ पे एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि 40% वोट बीजेपी लगभग 4 चुनाव से वहाँ पे लेके आती है। तो ये जो 40% बीजेपी का जो बेंचमार्क है वो कैसे आ रहा है? वो इसी से आ रहा है कि ओबीसी माइनस सपा और दलित माइनस जाटव, मतलब कंप्लीट जो एक हिंदुत्व की जो वो है उसमें वो बीजेपी वहाँ पे सक्सेसफुल हुई है। उसमें वो सारी प्रतीक की राजनीति करें, चाहे वो कल्याण सिंह की हो और आने वाले दिनों में आप
देखेंगे जैसे राम मंदिर का जो बिल्कुल उद्घाटन होगा, उसमें देखेंगे शायद मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले का प्रोग्राम है, उसमें आप देखेंगे कि पूरे जो वो तो शायद पूरे देश के लिए होगा, लेकिन खासकर यूपी में आप देखेंगे जो 80 सीट है उसमें ये 2 कास्ट को छोड़ के जाटव और ओबीसी जाटव और यादव को छोड़ के पूरे जो जाति है उनको बांधने की कोशिश करेंगे। तो इसमें तो, एक चीज और जोड़ दूं कि जी सर। ओबीसी के साथ अभी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो और बड़ा काम है कि विश्वकर्मा योजना का जो अनाउंसमेंट 15 अगस्त को किया है कारीगरों के लिए, तो वो जो हिस्सा था ओबीसीज में भी, पिछड़ों में भी, जिनको इग्नोर किया जा रहा था अभी तक, वो कारीगर पूरा का पूरा एक बड़ा वोट बैंक है 6 से 7% का, उस पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा, यूपी की कुछ खबरें जो है दूसरे कैंप की यानी अखिलेश यादव की, उसका जिक्र अभी हम आपके सामने थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि उसकी एक तार जो है सीधे यूपी के साथ भी जुड़ती है लोकसभा चुनाव से, उस पर बात करेंगे। देखिए फिलहाल आप जरा मंच की तस्वीर देखिए अलीगढ़ के इस कार्यक्रम की, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू गौरव दिवस के तौर पर आज मनाया है। हिंदू गौरव दिवस के रूप में आज से गांधी जी के पुण्यतिथि मनाई जाएगी। ये कल्याण सिंह जी के बेटे राजवीर सिंह हैं और एक पटका और साथ में कल्याण सिंह जी के पोते संदीप मिनिस्टर हैं, इसके बाद में माननीय बेसिक शिक्षा परिवारवाद नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि वहां हर समाज से आए हुए नेता भारतीय जनता पार्टी के नहीं, सब देखिए एक कतार में मैं बैठे वही हैं। कहने जा रहा था कि आप इस वक्त अब भारतीय जनता पार्टी का मंच देखिए। अमित शाह तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, योगी जी तो मान लीजिए कि मुख्यमंत्री हैं, उनके बगल में आपको भूपेंद्र चौधरी दिख रहे हैं, वो जाट हैं, स्वतंत्र देव सिंह पीछे दिख रहे हैं, केशव मौर्य दिख रहे हैं, ब्रजेश पाठक दिख रहे हैं। मतलब आपको अगर जिसको कहें कि जो गैलेक्सी ऑफ लीडर है, वो शायद आप कहें कि एक साथ जातियों का एक गुच्छा गुलदस्ता अगर आपको देखना हो तो भारतीय जनता पार्टी का ये मंच देखा जा सकता है। और कई बार हम लोग जो कहते हैं ना कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से सर्व समाज की या सभी की पार्टी बन गई, तो आप जब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, किसी को ये नहीं हो सकता कि हमारा वाला नेता मंच पर है कि नहीं, वो नेता मंच पर दिखता है और यही उसके वोटर को अपील करता है कि ससम्मान उसी भाव से उसका नेता जब बैठा होता है तो मतदान के समय, चुनाव के समय उसी ताकत से जुड़ता है। अब ऐसा है ना, जैसे अब हिंदुत्व पर तो भारतीय जनता पार्टी को कंपटीशन किसी के साथ करना नहीं होता, ऐसी रेस है जिसमें वो अकेली दौड़ रहे हैं। तो जहां पर कंपटीशन है या जहां पर्चा कोई दूसरा भी लिख रहा है, वो है ओबीसी समाज वाला पर्चा, तो उसके लिए आपने देखा कि मंच पर हर प्रकार का मॉनिटर एक बैठा दिया गया है, हर जाति का रिप्रेजेंटेशन आपको इस वक्त बीजेपी के मंच पर दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।